हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो डीसी मोटर जनरेटर के बाद आज अपने डीसी जनरेटर के क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल की भी सीरीज चल रही है, उसके भी आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। तो पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसका रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से भी क्या होगा, कम होगा। और मैग्नेटोमीटर आपको पता है कि यहाँ मेगा के अंदर प्रतिरोध का मापन करेगा। इसी तरीके से मल्टीमीटर हो गया और सीरीज प्रकार का ओमीटर हो गया। इन दोनों ये दोनों जो होती हैं 1 ओम से ज़्यादा का प्रतिरोध मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और केल्विन ब्रिज होगा, ये न्यूनतम प्रतिरोध होगा, यानी कि 1 ओम से अगर कम प्रतिरोध है तो उसका मापन करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी। और केल्विन ब्रिज होगा, ये वेस्टर्न ब्रिज के सिद्धांत पर क्या करेगा, काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके अंदर ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, इस टेस्ट का इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग वाइंडिंग का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक एच आकृति का एक ग्राउलर होता है जिसको एक्सटर्नल ग्राउलर कहा जाता है। तो उसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग 3 परीक्षण कर सकते हो, ओपन सर्किट का कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट का कर सकते हो और अर्थ फॉल्ट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो एक्सटर्नल ग्राउलर रहेगा। इसके अलावा इंटरनल ग्राउलर भी होता है, आपने देखा होगा। और टोंग टेस्टर जो होता है इसका इस्तेमाल चलती लाइन के अंदर करंट का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। और मल्टीमीटर आपको पता है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इन तीनों का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ अगर आप लोग देखें कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का नाम कौन सा है। तो यहाँ शंट मोटर की गति नियंत्रण के आपको दिखाया, सॉरी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण दिखाया गया। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये आर्मेचर के क्या जुड़ा है, समांतर में। तो पहली बात इसको आप लोग बोलेंगे डाइवर्टर। दूसरा आर्मेचर के समांतर में है तो ये आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आर्मेचर डाइवर्टर, या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, बैक ईएमएफ कंट्रोल मेथड भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ इसके अंदर देखें इसका कौन सा नाम दिया गया है। तो यहाँ फील्ड डाइवर्टर दिया गया है आपको, आर्मेचर डाइवर्टर दिया गया है, फील्ड टैपिंग दी गई है और वोल्टेज कंट्रोल मेथड दिया गया। तो ये आर्मेचर के समांतर में है तो आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड होगा। और अगर ये आर्मेचर के सीरीज में होता तो सीरीज वाला जो आपने देखा होगा शंट मोटर की गति नियंत्रण में करते हैं तो वो आर्मेचर रियोस्टेट मेथड होगा। इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ते हो तो उसको रियोस्टेट कहेंगे, और अगर उसको समांतर में जोड़ दिया तो उसको डाइवर्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें किस प्रकार की तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इनेबल्ड या सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा आपका वो ए ही रहेगा। बाकी आप लोग 3 ऑप्शन नहीं देखे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी 2 ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए। बाकी 2 के अंदर देखो आपको दिया गया डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। ये पीवीसी वाली आप लोग देखोगे कि जो सबमर्सिबल पंप जो आते हैं, जो आजकल मोटर जो पानी वाली जो होती है अपने जिसके अंदर कूलर के अंदर जो यूज़ की जाती है उसके अंदर इस प्रकार की वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। अगला आपको दिया गया है कि डीसी मोटर की गणना करने का सही सूत्र कौन सा है। तो देखो इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा ई बी बराबर जो होगा 5 ZNP अपॉन में आपने पढ़ा होगा 60A। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो फाई जो है वो, और जड हो गया चालकों की संख्या होगी जड, और पी पोलों की संख्या, ये समांतर पथ हो गया, और साड़ी ये सारी क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो ई बी बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, फाइव इंटू क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और एन का मान अगर आप लोग निकालें तो आप लोगों को जो मिलेगी वो ई बी बटा में क्या मिलेगी, फाइव मिलेगी। और अगर यहाँ 60 भी लेते हो तो ई बी के मल्टीप्लाई में आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर ई बी मल्टीप्लाई में दिया गया है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपना ए। अगला क्वेश्चन वाइंडिंग से। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि ड्यूप्लेक्स है और लेप है। तो ड्यूप्लेक्स है और लेप है तो आपको दिया गया 4 पोल की एक मशीन है। तो 4 है तो अगर ड्यूप्लेक्स दिया गया तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ट्रिप्लेक्स होगा तो कितने से करेंगे, 3 से। अगर यही क्वाड्राप्लेक्स होता तो आप लोग क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ड्यूप्लेक्स होगा तो इसके अंदर 4 का डबल करेंगे तो 8 क्या होंगे, समांतर पथ यहाँ होंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जो मोटर जो होती है उसमें आर्मेचर जो होता है वो किस दिशा में घूम रहा है, इसका निर्धारण कौन सा नियम करेगा।
तो आप लोगों ने दो नियम पढ़े होंगे, एक तो आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा और एक राइट हैंड रूल पढ़ा होगा। तो राइट हैंड रूल आपने पढ़ा है कि डीसी जो जनरेटर जो होता है उसमें ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जो लेफ्ट हैंड रूल जो होगा ये डीसी मोटर के अंदर घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रहेगा यहाँ से। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला डीसी मोटर का नाम आपसे पूछा गया है, तो आपको डायग्राम देखना पड़ेगा यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये आपके पास आर्मेचर है और ये आपके पास क्या है, शंट वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी, और ये समांतर में जुड़ी है तो इसको शंट वाइंडिंग बोलेंगे। तो ये मोटर आपको पता है कि यहाँ से कौन सी बनेगी, ये शंट मोटर ही बनेगी। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि डीसी मोटर के अंदर करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो धारा की दिशा आपसे पूछा गया है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो जो फ्लेमिंग जो होगा उसके राइट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे हमने। जिस दिशा में ईएमएफ की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप लोग लेफ्ट हैंड रूल नहीं करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, न कि घूर्णन दिशा आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यानी कि दाहिने हाथ का नियम आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर होती है उसके अंदर जो आर्मेचर करंट जो होती है उसकी गणना करनी है आपको। तो इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये फील्ड वाइंडिंग होगी और ये आर्मेचर होगी। तो इसकी जो वोल्टेज समीकरण बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। तो आपको आर्मेचर करंट निकालना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, सीबी को इधर ले जाएंगे और यहाँ बचेगा आई ए आर ए, और अगर आपको आई ए का मान चाहिए तो आर ए क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये रहेगा, वी माइनस ई बी बटा में क्या रहेगा, आर ए। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्योंकि इस समय ध्यान रखना कि आप जो वोल्टेज देंगे उसकी मात्रा ज़्यादा होगी और बैक ईएमएफ की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। और बैक ईएमएफ का दूसरा नाम जो है वो काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि विरोध करेगा, और काउंटर का जो हिंदी मतलब होता है वही विरोध होगा। अगला है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचाननी है तो कौन से नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसके लिए फ्लक्स की डायरेक्शन ज्ञात करनी है आपको, फ्लक्स की दिशा पहचाननी है। तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि जो आपने एक धारावाहिक चालक के अंदर जो फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के रूल पढ़े होंगे मैग्नेट के अंदर, तो वहाँ आप लोगों ने दो रूल पढ़ा होगा, एक तो राइट हैंड का रूल पढ़ा होगा, दूसरा कॉर्कस्क्रू का नियम पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ जो आप लोग याद रखेंगे कि जो कॉर्कस्क्रू का जो नियम जो होगा वही इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। और इस क्वेश्चन के बाकी दो अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो एक तो दिया है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक दिया है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको धारा की दिशा पूछे तो फ्लेमिंग का आपको याद रखना है राइट हैंड रूल। अगर आपको घूर्णन दिशा या बल की दिशा पूछे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है। अगर आपको फ्लक्स की दिशा पूछे तो आपको याद रखना है कॉर्कस्क्रू, या आपको याद रखना है जो दूसरा जो कौन सा था, राइट हैंड का रूल था। अगर आपको फ्लक्स की ध्रुवता पूछे तो एंड रूल, और दूसरा क्या याद रखेंगे आप लोग, जो हेलिक्स का जो नियम था, दाईं हथेली का जो नियम था, उसको याद रखेंगे। तो ये चार बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और ईएमएफ की अगर दिशा पूछे तो अभी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपका यहाँ से रहेगा। अगला डीसी मोटर का टाइप आपको बताना है कि कौन सा। तो सबसे पहले तो आपको अगर लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट के हिसाब से पूछा गया तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये शॉर्ट शंट है, तो ये शॉर्ट शंट होगी और ये आपका यही ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और दूसरी बात, दोनों में फ्लक्स की दिशा क्या सेम है, तो ये यहाँ से रहेगी आपकी क्यूमुलेटिव, लेकिन ऐसा आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये जो होगा वो शॉर्ट शंट होगा। अब शॉर्ट शंट क्यों होगा इसको भी आप लोग ध्यान से समझें। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे कि जो ये शंट वाइंडिंग है ये केवल आर्मेचर के क्या समांतर में है, तो इसका मतलब यहाँ शंट क्या छोटी है। अगर ये इस तरीके से होती, आर्मेचर के साथ में सीरीज वाइंडिंग होती है और फिर समांतर क्रम में जुड़ी होती, तो यहाँ शंट लंबी रखती, लंबी आपको दिखाई देती, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो लॉन्ग शंट होता। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा शॉर्ट शंट ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
अगला है डीसी मोटर के अंदर ईएमएफ की गणना करनी है, यानी कि बैक ईएमएफ की गणना करनी है। तो आपने पढ़ा होगा कि फाई जेड एन पी अपन में क्या करेंगे 60 है। ए बी बराबर आप लोग क्या करेंगे फाई जेड एन पी अपन में क्या करेंगे 60 है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अभी मैंने आपको एक जो पहला जो अपना सवाल था कि उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि दूसरा जो सवाल था कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट की गणना करनी है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ग्राउंडर का क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ से देखें कि ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है आकृति के अंदर, और ये ऐसी सप्लाई पर ही काम करेगा, ये बात भी याद रखेंगे। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के समान है। यहाँ बीच में आप लोग आर्मेचर रखेंगे, जो प्राइमरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या करेगी काम करेगी, और इसको सप्लाई से जोड़ेंगे जो कि प्राइमरी वाइंडिंग का क्या करेगी काम करेगी। और ये एक्सटर्नल ग्राउलर है यहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है मेगामीटर है, तो ये नहीं होगा यहाँ से। और दूसरा अर्थ रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर इंटरनल ग्राउलर दे रखा है, फिर एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल ग्राउलर है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला देखो, यदि कोयल पिच जो कि पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो ये आप लोग वाइंडिंग की वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने इसके बारे में पूरा बताया है। तो अगर पोल पिच कोयल पिच जो कि वो पोल पिच से कम है तो इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको बोलेंगे फुल पिच। अगर आपकी कोयल पिच बड़ी है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग पिच। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट पिच रहेगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 पॉइंट जो स्टार्टर जो होता है उसमें होल्डिंग कोयल, यहाँ होल्डिंग कोयल जो है एनवीसी के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके अंदर सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो डीसी मोटर की वीडियो देखे जिसके अंदर मैंने स्टार्टर के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया है, तो वहाँ से आप लोग इसके बारे में पूरा देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कोयल जो होती है, जो ट्रिपिंग होती है उसको दूर करने के लिए ये किया जाता है। 3 पॉइंट के अंदर जो ट्रिपिंग वाला फॉल्ट होगा, इस एनवीसी का जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, और आपने सीरीज़ के अंदर क्या जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये वाइंडिंग जले ना, यानी एनवीसी को जलने से बचाने के लिए रेजिस्टेंस को जोड़ा है। तो इसका मतलब ये होल्डिंग कोयल जो होगा उसमें धारा को क्या करेगा करंट को क्या करेगा कम करेगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा यहाँ से कि लिमिट द करंट इन होल्डिंग कोयल। अब इसके बाकी 2 ऑप्शन और देख लेते हैं आप लोग। कोयल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाने के लिए, होल्डिंग कोयल में वोल्टेज को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो बी ए ऑप्शन जो होगा वो क्या रहेगा करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसमें गति नियंत्रण की विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को ये तो पता है कि इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन जो होती है उसके अंदर सीरीज़ मोटर का यूज़ करेंगे, और सीरीज़ मोटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ 2 विधियाँ आपको याद रखना है, एक फील्ड डाइवर्टर और एक आर्मेचर डाइवर्टर। और आर्मेचर डाइवर्टर विधि का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, फील्ड डाइवर्टर विधि का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन वापस वही आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है कि शंट वाइंडिंग जो होती है उसको आप लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में क्यों जोड़ोगे, होल्डिंग कोयल जो होती है एनवीसी के श्रेणी में जोड़ोगे। तो डायग्राम मतलब आप लोग देखेंगे इस तरीके से, और ये आपकी एनवीसी होगी। तो ये दोनों सीरीज में होती है और इसी कारण ये बार बार क्या होती है ट्रिप होती है। तो आपसे ये पूछा गया श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ आपको दे रखा है कि होल्डिंग करंट को बढ़ाने के लिए, होल्डिंग करंट को घटाने के लिए, और शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, और शंट फील्ड खुली होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखना। तो यहाँ आपको पता है कि अगर ये शंट फील्ड ओपन होगी तो उस समय क्या होगी, जो एनवीसी होगी वो भी क्या हो जाती है ओपन हो जाती है, और उस समय वो हैंडल को क्या कर देगी छोड़ देगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ से डी रहेगा कि शंट फील्ड अगर खुली होगी तो उस समय मोटर को क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी कंपाउंड मोटर है उसमें आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर घूर्णन दिशा ही क्यों बदली जाती है। तो देखो इसके पीछे का जो रीज़न जो होगा वो ये होगा कि आपको पता है कि डीसी जो मोटर जो होगी उसके अंदर अगर आप लोग फील्ड जो होगी उसको अगर चेंज करेंगे तो उस समय
आपको देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि मेंटेन रेटेड स्पीड, ये ऑप्शन नहीं होगा। मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बचने के लिए, और मोटर को तो यहाँ मोटर की जो विशेषताएं होती है उसको वो बनाए रखने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप लोग काम क्या करेंगे, शंट वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो आपकी कंपाउंड मोटर है, संचयी है, अगर वो संचयी है तो वो डिफरेंशियल बन जाएगी, और डिफरेंशियल है तो वो कम्युलेटिव बन जाएगी। तो इसलिए आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि मोटर की जो विशेषताएँ हैं कि कम्युलेटिव है तो वो कम्युलेटिव रहे, डिफरेंशियल ना बने, और डिफरेंशियल है तो वो डिफरेंशियल रहे, कम्युलेटिव ना बने। तो आप लोग इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर है, उसमें सामान्य गति से क्या करना है, नीचे गति प्राप्त करनी है, तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखो जो फील्ड कंट्रोल मेथड होगा, चाहे आपकी सीरीज मोटर हो चाहे शंट हो, दोनों के अंदर गति जो होगी वो सामान्य गति से ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होगा उसमें हमेशा क्या होगी, वोल्टेज क्या, आपको जो स्पीड मिलेगी वो सामान्य गति से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन करेंगे वो क्या करेंगे, सी करेंगे। और वार लियोनार्ड जो विधि है इसमें आप लोग दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर 3 मोटरों का यूज़ किया जाता है। अगला है कि उद्योग जो होते हैं वहाँ मोटर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर क्यों जोड़ा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत के अंदर जो बैक ईएमएफ जो होगा किसी भी मोटर के अंदर वो क्या होगा, शून्य होगा। और बैक ईएमएफ अगर शून्य होगा तो आपको पता है यहाँ ईबी आएगा, ईबी का मान मैंने 0 रख दिया। तो शुरुआत के अंदर आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस आर्मेचर करंट के कारण जो हीट उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। तो यहाँ जो मेन जो रीजन है वो आर्मेचर धारा को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, 20 का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ ये 2 सी ऑप्शन दे रखा है और एक डी ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसके नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि कौन सा कुचालक बी श्रेणी का कुचालक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि बांस, चमड़े का लेदराइट पेपर, ये लेदराइट पेपर जो होगा ये ई सीरीज़ का होगा, और फाइबर ग्लास तो कई सीरीज़ के अंदर आता है, जैसे आपके बी सीरीज हो गया, एच सीरीज हो गया, एफ सीरीज हो गया और सी सीरीज हो गया। तो यहाँ जो कॉटन हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, तेल में भीगा कागज़ हो गया, सॉरी आपको बी सीरीज पूछा गया है, तो बी सीरीज़ का जो आपका फाइबर ग्लास रहेगा यहाँ से। और कपास होगा ये आपका वाई और ए सीरीज़ के अंदर काउंट किया जाता है, और लेदराइट पेपर जो होता है ये ई सीरीज़ का होगा, ठीक है। और ये बम्बू जो बांस होगा इसकी ये जो होगा वो सी सीरीज़ का होगा। तो आपसे बी सीरीज़ पूछा गया तो ये फाइबर ग्लास, एस्बेस्टोस, तो ये आपका यहाँ से देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला आपको एफ सीरीज़ का इंसुलेशन टेम्परेचर पूछा गया है, तो इसके जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये इस तरीके से होते हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर श्रेणियाँ आती है। इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज होगी वो 190 होगी, इसके अंदर 120 होगी, इसके अंदर 130 होगी, फिर यहाँ अगर आप लोग देखें तो 155 होगी, फिर यहाँ 180 डिग्री होगी। और इसकी अगर अपने बात करें तो यहाँ से इसकी जो एक बीच में थोड़ा सा गलत हो गया ये, तो इसकी अगर अपने बात करें तो इसका तो होगा 90 डिग्री, और इसका 105 होगा, फिर इसका 120 होगा, और ठीक है, फिर इसका 155 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा, और इसका 155 डिग्री होगा, फिर इसका 180 डिग्री होगा, और इसका 200 डिग्री या 250 डिग्री तक होगा। तो यहाँ आपको एफ सीरीज़ का पूछा गया तो 155 इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कांस्टेंट स्पीड आपको ड्राइव करनी है तो किस मोटर का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि जो एक ही मोटर है जो हर प्रकार के लोड पर लगभग स्थिर कांस्टेंट गति देती है डीसी मोटरों के अंदर, तो डीसी क्या होगी, शंट मोटर होगी। और अगर एसी मोटर का पूछा जाता तो आप लोग यहाँ से जो होगी वो सिंक्रोनस मोटर करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने 22 से 23 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आप लोगों को इस तरीके की वीडियो और प्रोवाइड होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।